हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथियों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है। अब तो कट्टरपंथियों ने सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो हादी के हत्यारों को पेश कर दो या फिर यहां से सभी भारतीयों को खदेड़ दो, वरना अंजाम तुम भुगतोगे। लेकिन इससे बीच देखिए, मोहम्मद यूनुस सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लगातार जुटे हुए हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। इससे बीच खबर आई कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने बांग्लादेश के अंतरिम जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, इनसे मुलाकात की है और बांग्लादेश से व्यापार आगे बढ़ाने, तमाम सेक्टरों में सहयोग देने की चर्चा की गई है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, मेडिकल, शिक्षा और एविएशन सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बात की। खासतौर से ढाका और कराची के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने पर बातचीत की गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, तबाही झेल रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन यूनुस को इन सब सारी स्थितियों पर कंट्रोल करने के बजाय पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ क्या बातचीत करनी है, कैसे सहयोग बढ़ाना है, कैसे अपने रिश्ते मजबूत करने, उसको लेकर झुके हुए हैं। आखिर इन लोगों के बीच चल क्या रहा है? तो अभिषेक, एक तरफ बांग्लादेश में तबाही मची हुई है, कब यूनुस को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ इतने सहयोग बढ़ाना, रिश्ते अच्छे करना, ये किस चीज के संकेत दे रहा है? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जिस तरीके से कभी पाकिस्तान में अमेरिका के विमान आया करते थे, नूर खान एयरबेस पर हथियार लेकर वो आते थे, और फिर किस तरीके से अफगानिस्तान में हमले किए जाते थे या फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका को मदद दी जाती थी। ठीक वैसे ही पिछले महीने अगर आपको याद होगा तो एक नेवल शिप पाकिस्तान का बांग्लादेश पहुंचा था। अब बांग्लादेश के पास तो बहुत मतलब नेवी के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नेवी के नाम पर बहुत कुछ नहीं है। तो मेरी एक बांग्लादेशी पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि उस शिप में हथियार भर कर आए हैं। तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ उस बात पर कि मतलब एक इंटरनेशनली जो फॉर्मली एक दौरा हुआ है, नेवल चीफ पाकिस्तान के गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान के मदरसों में उन हथियारों को भरा जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से दिसंबर में एकदम 360 बांग्लादेश पलटा, नेताओं की हत्या होने लगी, नेताओं की हत्या के नाम पर हिंदुओं को मारे जाने लगा। दीपू दास के बाद कल भी एक हिंदू की लिंचिंग की गई, कल भी एक हिंदू को मार दिया गया। तस्लीमा नसरीन लगातार इस बारे में आवाज उठा रहे हैं, हिंदुओं को उनके घरों को बंद करके आग के हवाले उनके घरों को कर दिया जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, या सिर्फ ये उस्मान हादी की मौत से पनपा हुआ एक विवाद नहीं है, ये एक पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है। जिस तरीके से आप भारत में देखते हैं ना, जब दंगे होते हैं, छतों से पत्थर मिलते हैं, पेट्रोल बम की बोतलें मिलती हैं, तो वो एक सुनियोजित होता है। बांग्लादेश में भी ये सुनियोजित है, और सुनियोजित इसलिए है जिस तरीके से आसिम मुनीर फिलहाल लगभग 3 साल से बैठा है और पिछले 2 साल से वो एक प्रमुख व्यक्ति पाकिस्तान में है। पिछले 18 महीने से मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। हालांकि नाम भले ही प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हों, लेकिन अब वो इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आसिम मुनीर के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जिस तरीके से आसिम मुनीर ने पूरी तरीके से पाकिस्तान में इम्यूनिटी ले ली है, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वर्दी में रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, जब तक जिंदा रहेगा तब तक पाकिस्तान का सर्वे सर्वा रहेगा। तारिक रहमान भले ही बांग्लादेश से लौटे हैं, लेकिन जो एक बड़ा तबका था, जो एक बड़ा धड़ा था, जो ये सोचता था 1971 के बाद से कि पाकिस्तान से विभाजन बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए था, उसी धड़े को मोहम्मद यूनुस ने साथ लिया है। जमात इस्लामी उसका नाम है। हालांकि जो जमात इस्लामी है ये कोई नया संगठन नहीं है, बना ये भारत में ही था, लगभग 1914 के आसपास, 14-15 के आसपास ये बना था। लेकिन पाकिस्तान जब बना तो फिर ये पाकिस्तान में चला गया। इस तरीके के संगठन भारत में भी चलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले बांग्लादेश में आते ही इन्हीं जमात इस्लामी के नेताओं को छुड़ाने की कोशिश की, जिन पर शेख हसीना ने बैन लगाया हुआ था। उन्हें जेल से बाहर किया, उन्हें कहीं कि राजनीतिक तौर पर मजबूत किया। एनसीपी का गठबंधन उनसे इसलिए करवाया जिससे कि लगे दुनिया में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं। तो डील भले ही ये कह रहे हो कि सांस्कृतिक तौर पर या फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर, मेडिकल के छात्र पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जाएंगे, या फिर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट ज्यादा पाकिस्तान में होंगे, ये सब सिर्फ एक मुखौटा है। क्योंकि अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं। लगभग द्विपक्षीय व्यापार $700 मिलियन का है।
लेकिन महज अभिषेक, सवाल तो यही है कि पाकिस्तान खुद कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान में ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, इधर उधर कटोरा लेकर उसके खुद के लोग घूमते रहते हैं। और इसी बीच हथियारों की अगर बात कर लें, आप बांग्लादेश तो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आप खुद दूसरों के हथियारों पर पलते हैं। कभी तुर्की से आप हथियार मंगाते हैं, कभी चीन से, कभी अमेरिका से, उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हैं। तो अब ये हथियार कहां से आ रहे हैं जो सीधे सीधे बांग्लादेश को पहुंचाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई और एजेंसी काम कर रही है? नहीं, पाकिस्तान जब भी हथियार लेता है, फिर लोन लेता है, वो देने के लिए नहीं लेता है। हाँ। वो अपनी जमीन के टुकड़े दे देता है। हाँ। अभी हथियार कहां से आ रहे हैं इसे बताने की शायद जरूरत नहीं है। ये सारा हथियार चीन से आता है। पाकिस्तान की आर्मी के पास जितना गोला बारूद है, जितना हथियार है, उसका 91% आपको पता है चीन से आता है। 91%। बाकी इधर उधर तुर्की वगैरह का जो आपने नाम लिया वहां से आता है। और यही हथियार तो लीबिया को बेचने के लिए गया था आसिम मुनीर, $4 बिलियन की डील करके आया है। और चीन का इससे बेहतर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। बांग्लादेश अगर अस्थिर रहेगा तो जाहिर सी बात है भारत अस्थिर रहेगा। भारत अस्थिर रहेगा तो भारत उस ग्रोथ के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारत अस्थिर रहेगा तो भारत में जो फॉरेन जो FTA, वो आप कहें कि फॉरेन जो पैसा आता है वो नहीं आएगा। अब विदेशी व्यापार नहीं आएगा, विदेशी निवेशक नहीं आएंगे, विदेशी निवेश नहीं आएगा। तो ये तो चीन का इंटरेस्ट है, तो चीन भी मना नहीं करेगा बांग्लादेश में हथियार पहुंचाने के लिए। और सबसे पहली यात्रा कहां की थी मोहम्मद यूनुस ने आने के बाद? चीन ही की थी ना। चीन का ही समर्थक माना जाता है। हालांकि ये भूल जाते हैं कि चीन के जो भी करीब गया, वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो या फिर नेपाल हो, वो बर्बाद हो गया। और चल फिलहाल वही रहा है, बांग्लादेश में भी बर्बादी की कगार पर ही है। तो ये जो आपने अल्टीमेटम वाली बात कही हिंदुओं को खत्म करने की, ये बिल्कुल सही है। 47 में 31% हिंदू हुआ करते थे आपका पाकिस्तान में। फिर ये 71 में बांग्लादेश बढ़ गया, तब भी 24% हिंदू बांग्लादेश में हुआ करते थे। लेकिन आज का डेटा पता है आपको? 6% बांग्लादेश में हिंदू हैं। वो रोज रात को मतलब पहरा भी देते हैं और सोते भी हैं। उन्हें नहीं पता उनकी जिंदगी कितने दिन की है, वो कब मार दिए जाएं कट्टरपंथियों के हाथ में। तो डील जो पर्दे के पीछे है वो लगातार ये देखिए प्लान्ड वे में है। पहले सबसे पहले ISI आता है, ISI आकर मीटिंग करता है, ISI का चीफ आता है यहाँ। उसके बाद बात होती है कि सीधी फ्लाइट शुरू की जाए। सीधी फ्लाइट क्यों शुरू करनी है? मतलब ये एक तरफ तो बांग्लादेश नहीं, ये बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी एयरलाइंस बिक गई। कितने पैसे के लिए? $1 बिलियन के लिए इसने अपनी विदेशी हाथों को अपनी एयरलाइंस बेच दी, सरकारी एयरलाइंस। तो मतलब सीधी फ्लाइट शुरू करके कौन जाएगा उस फ्लाइट में? क्या जाएगा? इस फ्लाइट में कट्टरपंथियों का आदान प्रदान होगा, इन फ्लाइटों में हथियारों का आदान प्रदान होगा, जिससे कि भारत को अस्थिर किया जा सके। और यूनुस नहीं चाहता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यूनुस नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चुनाव हो। और आप देखिएगा फरवरी में 15 फरवरी को चुनाव होने प्रस्तावित किए गए हैं बांग्लादेश में। ये चुनाव नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। यूनुस को कुछ भी करना पड़े, इन चुनावों को वो टालेगा और जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो बैठा रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक तौर पर ही कुर्सी पर बैठा है, संवैधानिक तौर पर ही कुर्सी पर बैठा है। जब भी बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो बांग्लादेश के संविधान में प्रावधान है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो अपना इस्तीफा देगी, एक कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और उसकी देखरेख में फिर चुनाव होगा। वही काम ये कार्यकारी जो सलाहकार बनकर आया वही बनकर आया, संवैधानिकता के साथ बैठा है, लेकिन उसका कार्यकाल सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। अब देखिएगा ये राष्ट्रपति बनेगा, जमात इस्लामी NCP के साथ मिलकर चुनाव जीतेगा, BNP के साथ कुछ ना कुछ ये गठबंधन करेगा और ये बांग्लादेश की सत्ता से जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ मोहम्मद यूनुस कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, पूरी दुनिया ये मालूम कर पा रही है। साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ने जब से बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रखा है, बांग्लादेश जो है वो सीधे सीधे भारत को चुनौती देने का काम कर रहा है। अब देखिए, हादी की हत्या होती है, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है और उसके बाद सीधा सीधा भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। भारत को उकसाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। पहले हादी की हत्यारों को कहां निकल गए, ये इसका आरोप भारत पर लगा दिया जाता है कि भारत ने उन्हें शरण दे दी, वो भारत की तरफ भाग गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो हत्यारे हैं उसे सेना, भारतीय सेना ने हिरासत में ले रखा है। इस तरीके के झूठ लगातार फैलाए जा रहे हैं, लेकिन बार बार ऐसे झूठों पर भारत की सरकार और सेना पानी फेरने का काम कर रही है। इस बार भी सेना की तरफ से सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को बेनकाब करते हुए, उन कट्टरपंथियों को बेनकाब करते हुए कह दिया गया है, ना तो हादी की हत्या से भारत का कोई लेना देना है और ना ही हादी के हत्यारों से भारत का कोई लेना देना है। ना किसी ने ऐसे संदिग्ध व्यक्ति ने बॉर्डर पर एंटर किया और ना ही किसी ने किसी भी संदिग्ध को देखा है। तो ऐसे में बांग्लादेश जो है जानबूझकर इस तरीके के आरोप लगाकर भारत को इसलिए उकसा रहा है कि भारत हो सकता है एक्शन के लिए कोई हल्का सा कदम भी उठाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर
भारत के खिलाफ तबाही मचाने का काम करें। लेकिन दोनों ही देश शायद भूल रहे हैं कि अगर भारत पर आंख उठाई तो अंजाम खतरनाक होगा। बांग्लादेश में अभी तो सिर्फ कट्टरपंथियों का बवाल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगली तस्वीर भारत के एक्शन से बहुत भयावह भी देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।